इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के तार हिल गए। अभी तार हिले ना हिले पर फ्यूचर में कुछ लोग के तार हिलेंगे, अच्छी चीज़ों के तार हिलेंगे। तो मतलब मृत्यु पर भी आने वाले दिनों में विजय पाई जाएगी। न्यूरालिंक अभी क्या कर रही है वो सबको पता है कि आप जी। कंट्रोल कर रहे हो। आपने इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स का जिक्र किया और वो इंसिडेंट सच हो गए। एक दिन पहले देखा था कि उनको ऐसा हार्ट अटैक आने वाला है। एक दिन पहले ही आपको पता एक चल दिन गया। पहले, मतलब सेम नाइट हाँ। जब मैं उठा सुबह हाँ हाँ तो मेरे मन में था कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ हाँ मैं उनके पास में जाके बैठा, हाँ हाँ मैंने उनसे पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है? उन्होंने बोला सब ठीक है। तो 2-3 बार पूछा तो सब वेटेड भी हो गई कि भाई क्या सब तो ठीक चल रहा है। मुझे बोलते मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतना बोला था। और जैसे ही उनने सेट टर्न किया बीपी एकदम से शूट अप होता गया और उनने वो कोलैप्स हो गया। डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर दिया था। डेड डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद फिर उन्हें 1 घंटा सीपीआर दी, सिर्फ मेरे जोर से चिल्लाने पे कि मेरा था कि ये बची हैं, मैंने सपना देखा है कि अटैक आया है और ये जिंदा है। तो ये इंट्रूजन जो मेरे को स्टार्टिंग से हुआ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ में हुए। नहीं, वाकई आपकी तो बहुत इमोशनल स्टोरी है। मैं भी इमोशनल हो गया सुन के। और और ये अभी मिरेकल आपने- है, ये चमत्कार है। सोता हूँ तो मेरे को इतने सारे ड्रीम्स आते हैं, मैं एकदम रियलिस्टिक उसको फील करता हूँ। मुझे लगता है कोई ऐसा मुझे बोल रहा है। आपको ऐसा होता है कि कोई बता रहा है कुछ हाँ, आपको? मतलब सोते समय और जो हो रहा, मैं सो रहा हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मेरे से कोई बात कर रहा है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये बुक जब आई थी, उससे जब पब्लिश हुई थी उससे पहले इस बुक में ये लिखा हुआ था कि फ्यूचर में ट्रम्प के ऊपर अटैक होगा। इस बुक में ये लिखा हुआ था कि सुनीता विलियम्स को बचाने वाला एक स्पेसएक्स का एक फॉल्कन रॉकेट होगा जो जाके बचा के लाएगा। आने वाले वक्त में फिर इसको ये कहेंगे कि यार ये आशीष सक्सेना है, नास्ट्राडामस की तरह है, ये कह के गए भाई ये सब हो रहा है कि ये एआई जो है ये कितना खतरनाक है, जो बहुत अच्छा आपको लग रहा है। कि इसमें एक मेन टाइमलाइन है 2036। उस समय ये माना गया है कि 2036 में आपकी जो धरती है वो खत्म हो गई। तो धरती जब खत्म होगी तो एक बंदा जिसको मैं आज गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी बोलता हूँ, एलन मस्क, वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ लोगों के लेके। अब जो वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसके पास एक डिवाइस है न्यूरालिंक और एक टेक्नोलॉजी स्टारलिंक और एक। तो ये जो 3 टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से काम करेंगी, इसमें 2 टाइमलाइन में 2023 में और 2046 में जब वो लोग मार्स में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे बड़ा जो खतरा जो है वो ये है। एआई एक ऐसा दैत्य है जो आपको जादू दिखाकर सब कुछ दे तो दे रहा है, आपके जीवन को आसान बनाने की बात कर रहा है, लेकिन वो आपसे क्या छीन रहा है ये आपको नहीं पता। तो इस सरकारों को समझ नहीं आ रही ये बात, जो आपके समझ में आ गई है, जो आपने इस किताब में लिख दी, क्या ये जो लोग कर रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है? मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग खुद मार्स से इधर आए हों और अब तो ये खत्म हो रहा है तो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये लोग तो कहेंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हैं एलन मस्क का, कुछ देखिए, फंडिंग वंडिंग तो नहीं हुई है आपको? नहीं, मुझे फंडिंग भी नहीं हुई है, प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। जो बुक में लिखा है वो बता रहा हूँ। हम लोग सिर्फ जॉब के ऊपर सोचते हैं, पर जो मैंने आपको बताया कि बैक साइड से वो किस तरह से फायर कर रहा है, तो शायद एलन मस्क ने भी इस कन्वर्सेशन से पहले नहीं सोचा था कि हाँ एआई तो ऐसे भी कर सकता है। शायद या तो उनको पता होगा तो उन्हें बोला नहीं होगा, क्योंकि आज का ये जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है बेहद ख़ास है और मैं तो कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को हर भारतीय को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को आप अपना दोस्त मानकर चल रहे हैं, आपका हमसफ़र मानकर चल रहे हैं, और दुनिया आपको बता रही कि अगर एआई आपने नहीं सीखा तो मतलब आप दुनिया से पिछड़ गए, आपकी नौकरी चली जाएगी, आप बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आपका दोस्त नहीं बल्कि एक दैत्य है जो इस पूरी धरती को निगलने वाला है। जी हाँ, 2036 को ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे? क्या एआई का और दुनिया के खत्म होने का कनेक्शन है?
एलन मस्क कैसे मानवता के देवता के तौर पर एक उभर कर सामने आए हैं और कैसे एलन मस्क इस धरती की तबाही को बचाएंगे और उनकी तकनीक कैसे इस काम में अहम भूमिका निभाने वाली है। इन सारे विषयों पर इसमें बात हुई हमारे मुंबई से आए हुए आज के गेस्ट आशीष सक्सेना के साथ, जिन्होंने एक बुक लिखी है एलन मस्क गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी। उस किताब में ऐसे ऐसे दावे उन्होंने किए हैं जो वाकई में दिमाग को झकझोरने वाले हैं, और उन्होंने बताया है कि कैसे एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ तकनीक जो आई है, वो आपको और हमको कैसे केंद्रित करने जा रही है, कैसे सेंट्रिक करने जा रही है, कैसे हमारे ऊपर मानसिक, हमारे मन को वो कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। तो कैसे हैं आशीष जी आप? मुंबई से आप आए हैं, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, आराम से आ गया मैं। चलिए, तो पहले तो ये बताइए आशीष जी कि ये जो बुक आपने लिखी है एलन मस्क गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसमें आपने एलन मस्क को मानवता का देवता कहा है, तो ये बुक लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि आप तो, जितना हम जानते हैं कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो एलन मस्क और गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी और इस तरह का टॉपिक, कि इस किताब को मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के तार हिल गए। तो ऐसी ये बुक है, तो ये कहाँ से आइडिया आया आपको आशीष जी? तो देखिए क्या होता है ना, जब हमारी एज 30-40 ईयर्स के करीब पहुंचती है तो हमने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए होते हैं। अब उन एक्सपीरियंस में कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, कुछ बुरी घटनाएं होती हैं। हम समझ जाते हैं कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम उस समय लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस समय के स्टैंडर्ड पे नहीं है, उसका जो लेवल है बहुत हाई है, आप समझा नहीं पाओगे। वो जो विचार हैं, अगर हम किसी किताब का रूप दे दें जिसमें हम मेंशन कर दें कि ऐसा हुआ था, मैंने सोचा था, ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो कभी ना कभी फ्यूचर में शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही होगी, और वो टेक्नोलॉजी अगर इस बुक को पढ़ेगी, इस बुक के बारे में जानेगी, तो शायद कुछ तो इसको कंटेंट ऐसा मिलेगा जो उसके बेनिफिशियल रहेगा। तो इस बुक में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि तार हिलाने वाली, तो अभी तार हिले ना हिले, पर फ्यूचर में कुछ लोग के तार हिलेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए तार हिलेंगे। अच्छा। तो उनको बेनिफिट ही होगा। तो वो चीज़ मैंने लिख दी इसमें। तो ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब आइडिया यही था कि इसमें जो है वो सच्ची घटना है, और मैंने लिखा उसको कि यार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बुक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। टेक्स्ट हम रहे ना रहें, बट टेक्स्ट अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो आपकी किताब है, इसकी जो पहली लाइन है, ये कहती है कि ये साईफाई नहीं है, ये एक रियलिटी है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि आपके साथ हुआ है। तो इसको हम क्या, दर्शक कैसे, एक कहानी के तौर पर ले या एक चेतावनी के तौर पर ले भविष्य के लिए? देखिए, साईफाई का मतलब साइंस फिक्शन की हम बात करते हैं। आज क्या होता है ना कि साइंस फिक्शन बुक जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। वो बुक्स आपको आइडिया देती हैं, वो आइडिया फिर आपकी थिंकिंग जनरेट होती है। उस थिंकिंग से आप कुछ सोचते हो, कुछ जो थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, जो सोच रहे हो आप, फिर उससे कुछ कर पाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और आपको बेनिफिट होता है। तो आपका जो सवाल है साईफाई भले ही वो आज है, पर फ्यूचर में वो रियलिटी में कन्वर्ट जरूर होगी। और ये हमारी पास्ट हिस्ट्री रही है कि जब कोई आइडिया ऐसा लिखा जाता है, और अभी भी हो रहा है। आज जैसे न्यूरालिंक है, न्यूरालिंक आपने कभी सोचा नहीं था कि किसी के ब्रेन के अंदर हम डिवाइस को इंसर्ट करेंगे, उसका डेटा कॉपी कर उसका डेटा कॉपी तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ फ्यूचर में कर सकते हैं, वो बुक में लिखा हुआ है। कैसे कॉपी करेंगे वो बुक में वो भी लिखा हुआ है। पर एक चीज़ तो हम देख रहे हैं कि वो न्यूरालिंक जो है, सामने वाले जो पीसी उसके सामने रखा है उसको कंट्रोल कर रही है।
आज भले ही न्यूरालिंक को लाने का मेन मकसद था कि हम लोग एएलएस पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे, हम एपिलेप्सी पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे, हम ब्लाइंड लोगों के लिए हेल्प करेंगे, बट ये डिवाइस फ्यूचर में एक टूल बन सकता है उस चीज़ के लिए जो कि शायद ह्यूमैनिटी के लिए काम करे। तो मेन पर्पस जो था इसका, तो जैसे हम इस पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से अलग हो जाएगा, जैसे इस न्यूरोलिंक से ही मेरा एक प्रश्न ये बना, तो क्या इन फ्यूचर जैसे आपने कहा, क्योंकि साइंस फिक्शन तो आदमी तो जो सोचता है, और ये बात आपने सही कही कि जो चीज़ आज एग्जिस्ट करती है वो सबसे पहले किसी के सोच में आई, उसने सोचा कि यार ये ऐसा हो सकता है क्या, और उसके बाद उसने उस पर काम करना शुरू किया, और बाद में वो अस्तित्व में आई, उस पर उसने प्रयोग किए, और वो व्यक्ति और इंसान, खास तौर पर इंसान के पास दिमाग है कि वो सोचता है और कर लेता है। तो जो न्यूरोलिंक है, क्या इन फ्यूचर ऐसा भी कोई इनोवेशन होगा कि व्यक्ति अमर हो जाए? मतलब अमर इन द सेंस कि इस सेंस में कि आपकी जितनी यादें हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं दिमाग में, वो सारी चीज़ें एक फ्लॉपी में, एक ड्राइव में कहीं हमने स्टोर कर ली, और वो फिर किसी और व्यक्ति में उसको इंस्टॉल कर दिया, तो आप तो जीवित रह गए, आपकी यादें हैं, मतलब आप जीवित हैं, बस शरीर बदल गया, सारी चीज़ें उधर इंस्टॉल, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि न्यूरालिंक अभी क्या कर रही है वो सबको पता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो। हाँ हाँ, बुक में ये लिखा हुआ है हाँ हाँ, कि न्यूरालिंक जैसे मैंने बोला टूल बन जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, तो अगर मैं ये बात करूँ किसी की मेमोरी को किसी चिप में, हार्ड डिस्क में स्टोर करना, तो ये तो हो रहा है प्रैक्टिकली, लोग वह इसको ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई मेमोरी को स्टोर करेंगे, और स्टोर करके हम लोग फ्यूचर में या फिर कभी भी हम किसी में इंसर्ट करेंगे, हम उसको जान पाएंगे। अब ऐसे एग्जांपल लीजिए, आज की तारीख में एक किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लीवर हो, सब चीज़ें रिप्लेसेबल। हाँ। हम सब चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं। हार्ट भी रिप्लेस ही हो जा हार्ट भी रही है, रिप्लेस हो रहा है, सब चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब मैं बोलूँ कि अगर मैं जैसे अपने हाथ को कट करूँगा तो इसमें खून नहीं निकलेगा। ये तो मेरा हाथ एसएस का है, मटेरियल है, सिलिकॉन से बना हुआ है, पर मेरे अंदर एक चिप है जिसमें वो सारी मेमोरी है। जब मैं आशीष हुआ करता था वो सब चीज़ उसमें। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे मेरे सामने जो बैठा है वो आशीष है, या फिर रोबोट है, या फिर क्या है? तो अमरता की जो बात आप कर रहे हो, तो ये तो अमर ही है इंसान कि एक मेमोरी थी उसके अंदर डाल दी मैंने और होगा ऐसा। और ह्यूमनाइड के ऊपर हम काम कर ही रहे हैं। तो मतलब मृत्यु पर भी आने वाले दिनों में विजय पाई जाएगी। ये मृत्यु पे विजय तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, मतलब हाँ, उस दूसरे सेंस में हाँ, कि दूसरे व्यक्ति सेंस में। तो अमर हो ही गया। हाँ। भाई उसकी आइडेंटिटी जो है, जैसे आशीष सक्सेना जो है वो तो अमर हो गए। आशीष सक्सेना कहीं नहीं जाने वाले, उनकी यादें हैं, यादें एक रहेंगी, कहीं यादें। इंस्टॉल कर दी तो वो उनके साथ सब है, और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आशीष सक्सेना एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ। देखिए परिवर्तन होता है ना, हम बुक में थे पहले, बुक्स में टेक्स्ट पढ़ते थे। अब मैंने थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया कि वो पूरी जो बुक का जो डाटा था एक इसमें चिप में डाल दिया, और चिप एक ह्यूमनेट डाल दिया, ह्यूमनेट बॉडी में वो चिप डाल दी, तो अब बुक की जो इतनी सामने बैठा इंसान मेरी बुक है। बिल्कुल। तो इसको अब अमर बोलो या क्या बोलो, अब पर ऐसा होगा ज़रूर। तो आशीष जी, हमारी बातचीत चल रही है इस बुक को लेकर, आपने इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स का जिक्र किया और वो इंसिडेंट सच हो गए, मतलब पास्ट में आपने जो लिखे वो फ्यूचर में सही हो गए। तो क्या निजी जीवन में भी आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपने महसूस किया हो और वो सच हो गया? जी, इस बुक में वो मेंशन्ड है। जी। मेरी वाइफ थी आशा सक्सेना, उनको हार्ट अटैक आया था। अच्छा। उनको जब हार्ट अटैक आया था, हाँ, मैंने ड्रीम्स में एक दिन पहले देखा था कि उनको ऐसा हार्ट अटैक आने वाला है। एक दिन पहले ही आपको पता चल गया? मतलब सेम नाइट हाँ। जब मैं उठा सुबह, हाँ, तो मेरे मन में था कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ, हाँ, मैं उनके पास में जाके बैठा, हाँ, मैंने उनसे पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है? उन्हें बोला सब ठीक है। मैं 2-3 बार पूछा, थोड़ा सा वेटेड भी हो गई कि भाई क्या सब तो ठीक चल रहा है। नॉर्मली होता ही ऐसा, किसी को आप पूछो, तो मैं भी चुप बैठ गया। थोड़ी देर वो अंदर गई, खुद अंदर से बाहर आई, मुझे बोलते मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सडनली मैं इमीडिएटली नीचे आया, उनको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाते जैसे ही गाड़ी को बैक टर्न लिया, पूरा स्वेटिंग हो गया। ओहो। पूरा था कि इनको अटैक आया, और मेरे मन में यही आया कि मैंने तो कल ही ड्रीम में देखा था कि इनको अटैक आया। ये वही किस्से हैं शायद जो मैं कभी किसी को बता नहीं पाया कि मैंने इसे देखा, तो मैंने बुक में लिखा।
आगे जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर्स का एक था कि भाई ठीक है एसिडिटी है, ये सब नॉर्मली, वॉमिट भी हो गया उनको। फिर भी मेरे को था कि नहीं, अगर मैं सच हूँ तो ये अटैक है। मैं डॉक्टर को बोला, फिर एक सीनियर डॉक्टर थे, संडे का दिन था, उनने फिर बाकी टेस्ट किए, एंजाइम्स ग्रो हुए कि नहीं हुए, वो टेस्ट हुए। मैं इनको बोल के बोला सर ये देखिए वो देखिए। अच्छा, पहले डॉक्टर ने मना ही कर दिया, बोले कि ऐसी एसिडिटी हाँ, है। नॉर्मली उनको एसिडिटी लगा कि ठीक है, वॉमिट भी हो गया, ऐसा वो, तो उन्होंने पूछा क्या खाया था, ये सब करके वो भी स्टेबल हो गई थी। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि नहीं कुछ तो सीरियस है। मैं सीनियर डॉक्टर को बताया, उनने जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, एंजाइम्स ग्रो हुए नहीं हुए, वो सब चेक किया। वो उधर ही बैठ गए, वो रुके। छुट्टी का दिन था, उनके घर में फंक्शन था, फिर भी वो उधर रुके रहे। इमीडिएटली मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ा, आईसीयू में थी, बोला थोड़ा एसी की टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाओ, मेरे को गर्मी लग रही वापस से। मैंने बोला एसी तो फुल पे है। इतना बोला था, और जैसे ही उनने सेट टर्न किया, बीपी एकदम से शूट अप होता गया और उनने वो कोलैप्स हो गए। मैं बहुत तेज चिल्लाया, मैं आईसीयू में था कि ये कैसे हो गया। इमीडिएटली जो सीनियर डॉक्टर थे वो भाग के आए, उनने देखा, अरे मतलब एकदम चौक से गए, यार अभी तो सब ठीक था, ऐसे कैसे हो गया एकदम से। नर्स उधर ही थी सामने की, यार एकदम से बीपी बढ़ा, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद मेरे मन में जो था कि भाई मैं देखा ऐसा कुछ होने, ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं सब चीज़ें देख चुका हूँ, लाइव हुआ मेरे साथ में पहले सपने में, और मैं देख रहा हूँ। तो उस समय मैं डॉक्टर्स को कंटिन्यूस बोला, नहीं डॉक्टर ये मरी नहीं है, ये जिंदा है, ये मरी नहीं है, जिंदा है। डॉक्टर सब चेक कर रहे क्योंकि आप पहले से हाँ, मेरे आपने मन देख में चुके था, थे कि वो हाँ मेरे मन में था कि यार नहीं ये नहीं मरी, ऐसा होने वाला था, पर जब सपना खुला तो ये ठीक थी। तो मेरे मन में वही चल रहा था कि ऐसा हुआ है, पर अब सपना खुलने वाला है, जिंदा बच जाएगी। मैं वो डॉक्टर्स को बोलता रहा, नहीं डॉक्टर ऐसे, डॉक्टर ने सीपीआर जो उनका नॉर्मल रहता सीपीआर चालू किया, नहीं हुआ। मैं कंटिन्यूसली शाउट कर रहा, चिल्ला रहा हूँ, जो हॉस्पिटल में चिल्ला रहा हूँ, ये नहीं मरी है, जिंदा है, ये जिंदा है। पूरे हॉस्पिटल का मेरे ख्याल से 10-12 नर्सें, इवन वार्ड बॉय, सब आईसीयू में थे। मैं था, मेरी बेटी 3 साल की मेरी गोदी में थी, और मैं कंटिन्यूसली चिल्ला रहा हूँ। उस शाउट से, उस चिल्लाने से उस डॉक्टर ने कम से कम 1 घंटा सीपीआर दिया। 1 घंटा सीपीआर, फिर भी वो रुके, बोले अब तो कुछ नहीं है। मैं चिल्ला के, नहीं ये जिंदा बचेगी, आप इनको शॉक दो, सब कुछ करो। पता नहीं मेरे मन में क्या था कि ये नहीं बचेगी। उनने उसको शॉक दिया, नहीं हुआ। दूसरे शॉक में वो उनको पल्स मिल गई, शी सर्वाइव। 1 घंटे के सीपीआर, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे सीपीआर के डॉक्टर बाद डेड डिक्लेयर कर दिया था, डेड डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद फिर उन्हें 1 घंटा सीपीआर दी, सिर्फ मेरे जो से चिल्लाने पे कि मेरा था कि ये बची हैं, मैंने सपना देखा है कि अटैक आया है और ये जिंदा है। उसके बाद भी अब 1 घंटे तक ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं थी, ब्रेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनने उधर से, मुंबई का केस है, उधर से भी जुपिटर हॉस्पिटल में संडे के दिन भेजा। वहाँ से वो 100 किलोमीटर दूर था। मेरे साथ उस समय एम्बुलेंस में 3 नर्सें, डॉक्टर, वार्ड बॉय सब गए थे। जो डॉक्टर मेरे साथ गया था उसने बोला था कि सर ओनली 1% चांस है, आप डिसाइड कीजिए। मैंने बोला आप 0.5% पे भी जाइए, मुझे पता है ये बचेगी। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंस में नहीं थे, पर मुझे पता नहीं था कि नहीं ये बचना है। 1% पे 100 किलोमीटर से ऊपर मुंबई जैसे ट्रैफिक में वो गाड़ी उसने 1 घंटे में, कितने 1 घंटे में एम्बुलेंस ड्राइवर ने पहुंचा दिया जुपिटर हॉस्पिटल में। संडे का दिन था। संडे के दिन पहुंचने के बाद इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी गई। उनका जो बॉडी हाइपर हो रही थी वो रुका। एक क्रोलॉजिकल कैसे हुआ ये किस्सा, संडे के दिन उस जुपिटर हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि उनका विजिट नहीं रहता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट आए हुए थे। कार्डियोलॉजिस्ट जिनका विजिट संडे को नहीं रहता, वो कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए थे। दोनों ने आते ही ब्रेन का जो कंडीशन चेक किया, सीटी स्कैन कराया। कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनने चेक किया, उनने बोला 99% ब्लॉकेज है। उनने 1% से 0.3% पे लेके आ गए। बोलो क्या करना है? मैंने बोला आप करो। बोला चांसेस बहुत कम है। बोला नहीं आप करो। मैंने ये बचेगी। उनने अटैम्प्ट किया, थोड़ी देर बाद बाहर आए, डॉक्टर ने बोला कि
ये बच चुकी है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी ये कोमा में है, मैं कुछ टाइम वेट करूँगा इसका। मैंने बोला नहीं, अच्छी बात है, आपने किया भाई, बचेंगे। उनको 36 आवर्स रखा, आईसीयू में रखा। 36 आवर्स के बाद जब उनको आँख खोलने को बोला, उस समय पूरा हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल के मैक्सिमम डॉक्टर्स, नर्स उधर अवेलेबल थे। सिर्फ उनको ये देखना था कि इतना कुछ होने के बाद ब्रेन की कंडीशन क्या है। 1 घंटा आपको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं थी तो ब्रेन की कंडीशन क्या है। जब मेरे को बोला गया कि इनका मास्क रिमूव करके बात करो, तो मैंने उनसे मास्क रिमूव किया और पूछा, मतलब इमोशनल था मेरे लिए। मैंने पूछा कि मुझे पहचाना? तो मैंने, हाँ मेरे हस्बैंड हो। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि मैं इधर कैसे आई? तो मैंने बोला तुम स्कूटी से गिर गई थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना वो इंस्टेंट सोच के रोना आता है। उन्होंने बोला मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि मैं स्कूटी से गिरूँ यहाँ आ जाऊँगी। उस समय मेरी खुशी और डॉक्टर्स की खुशी वो ऐसी थी ना कि शायद उन्हें क्या जीत लिया वो भी नहीं जानते थे। ये इंसिडेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट हुआ। आज भी आप डालेंगे कि आशा सक्सेना मुंबई गर्ल हार्ट अटैक, तो आपको दिखेगा कि ऐसा केस हुआ था। बस मेरे इंट्रूजन थे, एक था कि नहीं ये बचेंगी, ये 101% बचेंगी। आज भी मैं सोचता हूँ तो बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स आपके जीवन में हुए, एक नहीं? बहुत हुआ है। और मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा गया जिसने सीपीआर दिया था, तो उनका कहना था कि आप जब चिल्ला रहे थे तो उस समय मेरे मन में यही था कि आपकी बेटी आपकी गोदी में है और मैं इसको उसकी माँ से अलग नहीं होने दूंगा। तो ये इंट्रूजन जो मेरे को स्टार्टिंग से हुआ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ में हुए। वो सब चीज़ें मैंने बुक में लिखी। और वाकई आपकी तो बहुत इमोशनल स्टोरी है, मैं भी इमोशनल हो गया सुन के। और और ये अभी मिरेकल आपने- है, ये चमत्कार है कि हाँ। मतलब आपको इतना विश्वास था कि नहीं भाई ये मैंने देखा है, चूंकि इसको तो ये जीवित है। और आपकी वो जो जिद थी वो जीती। हमने तो मतलब धर्म ग्रंथों में या किताबों में सुना है कि एक सती सावित्री थी जो सत्यवान के प्राणों के लिए यमराज से लड़ गई थी। और हमें तो लग रहा है कि वो हम अपोजिट कर दे उसको। तो आपने उस तरह की जिद की और अपने पत्नी के प्राणों के लिए आप लड़े, और जो मतलब जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टरों ने, बताइए उस वो तो ये तो चमत्कार है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए फिर आपके बहुत जीवन में, इंसिडेंट और है। उसी के आधार पर आपने फिर ये इसमें वो, ताकि अब देखिए आशीष जी का मतलब इसमें कनेक्ट करेंगे अब जब आप ये बुक पढ़ेंगे कि कैसे इनको पहले से वो एक दैवीय शक्ति, इसको हम कह सकते हैं कि पहले से इनको पता चल जाती है वो चीज़, और उन्होंने बुक में भी लिखी तो कि क्या फ्यूचर होने वाला है। मैंने ना इसमें जब मेरे साथ हुआ तो मैंने कुछ अपने बारे में जानना चाहा कि यार मेरे से ऐसा क्यों होता है। तो मैंने अपना एक बार ब्रेन मैपिंग थी मेरी हुई थी। मैंने उनको बताया था कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे को इतने सारे ड्रीम्स आते हैं, मैं एकदम रियलिस्टिक उसको फील करता हूँ। मुझे लगता है कोई ऐसा मुझे बोल रहा है। मैं साइकोलॉजी भी कुछ लोगों से मिला कि यार मेरी साइकोलॉजी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा अच्छा, आपको ऐसा होता है कि कोई बता रहा है कुछ हाँ, आपको? मतलब सोते समय, और जो हो रहा, मैं सो रहा हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मेरे से कोई बात कर रहा है। अच्छा। मैंने कुछ टेस्ट कराए तो एक टेस्ट होता है स्लीप एपनिया करके, उस पर पता चला कि हर 1 घंटे में 12 से 13 बार मैं अनकॉन्शियस होता हूँ। ये नॉर्मल सा एक फिनोमेना है, बहुत से लोगों को होता है, बहुत से लोगों को नहीं होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो उस समय बोलते हैं इंसान अनकॉन्शियस होता है। तो वो अनकॉन्शियस होके क्या क्या हुआ उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, क्या क्या हो सकता है, जो एक 30 मिनट्स की विंडो, 30 सेकेंड्स की विंडो बोली है, वो इस बुक में लिखी है। वो मेरा एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने इसमें शेयर किया कि क्या होता है। और रही वाइफ की बात, तो आज अगर आप उनसे मिलेंगे तो आप बोल नहीं सकते कि इनके साथ ऐसा हुआ था।
बस ये कि वो बहुत कम मैं याद करता हूँ। जी जी, नहीं कोई नहीं, ये क्योंकि तो एक मतलब बुरा आपका वो था। लेकिन हम आशीष जी से बैक द स्टूडियो जब बात कर रहे थे तो इन्होंने कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे बताए कि ये कई दोस्तों के बारे में कुछ कह देते हैं और वो हो जाता है, या कई लोगों को, तो कई लोग इनको बाबा की तरह भी ले लेते हैं कि बाबा जी हमारे लिए भी कुछ कह दीजिए तो हमारे जीवन में भी कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन ये होता है, किसी के साथ शक्ति होती है ईश्वरीय ऐसी, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अभिधा इसको कहते हैं कि वो होता है और वो आप कहते हैं तो आपके जीवन में घटित हो जाता है। हाँ। देखिए क्या है जो हमें बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर मैं इसका कभी मिसयूज़ नहीं करना चाहता। जी इंट्रूजन्स है, किसी कारण से हो रहे हैं, जी। क्यों हो रहे हैं पता नहीं है, पर जो हो रहे हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं। आज जी। जो मैंने उसके चलते बुक लिख दी, जी। तो मुझे लगता है कि अगर वैसा है तो मैं कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो चल रहे हैं कुछ भी, तो वो हमारे अच्छे के लिए हो रहे हैं। जी। पर जो रोकना है वो इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को कंट्रोल करना है। और सबसे अच्छी बात है कि आज हमारा जो देश है टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम कर रहा है। हम एक समय जब इंडिया को कोई जानता नहीं था, आज इंडिया को लोग बाग पहचानते हैं। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो शायद आज हम लोग एलोन मस्क से हमारे देश सीधा आने की बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री उनसे जो मिलते हैं, ये सब चीज़ें दिखाती है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं। और शायद इसी कारण से उनका जीतना आना भी बना हुआ था। फ्यूचर में कहीं पे लिखा होगा कि ये आएंगे, मिलेंगे एलोन मस्क से, एलोन मस्क का स्टारलिंक इधर आएगा, टेस्ला इधर आएगा, ये सब हो सकता है लिखा हो। होगा ज़रूर। चलिए अब बुक पे आते हैं हम। मैं जब आपकी बुक पढ़ रहा था तो आपने अभी जैसे हमारी बात हुई तो आपने कहा कि एक फिक्शन है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हकीकत में बदलेगी। लेकिन इस किताब में बार बार आपने प्रूफ शब्द का इस्तेमाल किया है, सबूत शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो क्यों किया फिर आपने, अगर ये फिक्शन है तो? देखिए, प्रूफ जो शब्द यूज़ किया है क्योंकि ये रियल स्टोरी है जी। इसमें जो भी चीज़ जो मेंशन की गई है वो चीज़ मेरी रियल स्टोरी है, मैंने उसको जिया है। अच्छा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ एक्सपीरियंस हम लोग शेयर नहीं कर सकते, हमें लिख देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये सही हुआ है। मैं किसी को कोई चीज़ बोलने जाऊँगा हमेशा ऐसा हुआ है, नहीं समझेगा, पर हो सकता है फ्यूचर में वो इंसान उसको समझेगा। आप जब तार हिलाने की बात करते हैं बुक में, तो लिटरली वो ऐसी चीज़ें हैं कि तार हिलेंगे। इस बुक में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये बुक जब आई थी, उससे जब पब्लिश हुई थी, उससे पहले इस बुक में ये लिखा हुआ था कि फ्यूचर में ट्रम्प के ऊपर अटैक होगा। इस बुक में ये लिखा हुआ था कि सुनीता विलियम्स को बचाने वाला एक स्पेसएक्स का एक फॉल्कन रॉकेट होगा जो जाके बचा के लाएगा। इसमें ये लिखा था, 3 कंपनियों के नाम लिखे थे, उसमें से ये था जिस दिन ये बुक पब्लिश होगी उस दिन उस कंपनी का रेट यहाँ होगा और उसके 6 महीने बाद यहाँ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं। तो प्रूफ यही नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब आऊँगा आशीष जी, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि ये जो बुक है, आशीष जी ने इसको 2015 2015 से इन्होंने लिखना शुरू किया था। पब्लिश अभी हुई है 2023 को भी इन्होंने किसी पब्लिशर को अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। बुक अभी आई है, तो ये 2015 से इन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी, और इसमें जो 10 घटनाएं दर्ज की है इन्होंने, वो घटनाएं हूबहू वैसे घटित हो रही है। तो मेरा ये सवाल है आशीष जी कि ये आपको इंट्यूशन आ रहा है, या आपको कैसे पता कि ये होने वाला है भविष्य में? देखिए, फिर बात वही आ जाती है कि कौन विश्वास करेगा, जी कौन जी जी, नहीं नहीं करेगा। बिल्कुल बताइए आप जरा, दर्शकों को हम समझे तो कि भाई आपने अगर लिखा है, ये प्रूफ है कि भाई जो चीज़ घटनाएं घटी, आपने कहा कि ट्रम्प पर अटैक और जो बातें और भी कुछ इसमें घटनाएं हैं, जब दर्शक पढ़ेंगे इसको, केस भी लिखा हाँ केस स्टडी भी है इसमें, तो वो हुई है घटनाएं, उसका प्रूफ भी है। जी। तो आपको कैसे ये पता पहले से? हाँ, देखिए, हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ हाँ उनने एटम की बात की थी। जी। एटम की बात उस सालों में जब किसी को पता ही नहीं था, कर्ण जिसकी बात करते हैं हम लोग, कोई तो चीज़ थी यूनिवर्स में जिसका वो थॉट उनको आया। हम लोग जो भी बात करते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं, तो हमारे ब्रेन से कुछ चीज़ें निकलती हैं, एमिट होती हैं। यही रीज़न है ना कि हम न्यूरालिंक हमारे अंदर का डिवाइस लगाए तो हम लोग सामने एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो दुनिया में इतने सारे ब्रेन्स हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एमिट होता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं कुछ चीज़ें वेव्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, थॉट्स यूनिवर्स में है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि आपका ब्रेन
उसको एनालाइज कर पाता है, एनालाइज कर पाता है और कुछ ऐसी चीज़ें लिखता जाता है कि जो कि फिर एकदम सत्य होती हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि आप अगर मेडिटेशन करते हो, अगर आप मेडिटेशन करो तो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे। वो कैसे हो जाओगे कि आप बहुत सारा आपने ज्ञान ले लिया, हर जगह आपने पढ़ लिया, हर चीज़ आप सीख गए। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, मैंने शायद मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जी और मैंने मेडिटेशन किया। जी। मैंने मेडिटेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे 2 आवर्स 3 आवर्स तक 4 आवर्स तक भी किया है कभी कभार, अच्छा। और फोकस करना सीखा है। फोकस इन सेंस कि मैं हमेशा अपने फॉरहेड के सेंटर में देखता था, और एक बाद में कुछ समय बाद एक लाइट जैसी मेरे को ऑब्जर्व होती थी, और फिर उसके बाद मैं उसी को देखते रहता था। तो उस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि फोकस करो। मैं सारे विचार शून्य हो जाते थे मेरे। उसके बाद जब मैं रिलैक्स होता था, बैठता था आराम से, उस कंडीशन में मैं वो सब चीज़ें सोचता था फिर बाद में जो मैंने पढ़ी हैं, और उससे जो मैं एनालिसिस करता था, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होने वाला है। तो ये कोई मतलब भविष्य एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इट इज़ ओनली एनालिसिस ऑफ डाटा। और सटीक क्यों कर पाया मैं? क्योंकि मैंने इतना फोकस है कि काम किया। और फोकस क्यों कर पाया? क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया। इसलिए मैं मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और मैं गौतम बुद्ध जी को भी बहुत मानता हूँ, क्योंकि एज नॉट एज ए रिलीजन, वो जो चीज़ उन्हें दी है मेडिटेशन, ध्यान जिसे कहे, ध्यान मतलब ही फोकस। और फोकस का फायदा जब है जब आपको नॉलेज मतलब हो। जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी कि ध्यान मतलब जिसने ध्यान साधना में जो चला गया और जिसका कनेक्शन हो गया, तो वो तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया फिर। तो जाहिर सी बात है कि जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग खुल जाएगा और वो कर पाएगा। तो ये ऐसे आपको वहाँ से मतलब आपने कहा कि डेटा एनालिसिस किया और वहाँ से उन घटनाओं के तार आपने जोड़े और आपको लगा कि ये भविष्य में होगा। और वो आपकी लिखी हुई बातें अब जो है, जैसे हम नास्ट्रेडमस को याद करते हैं कि जी नास्ट्रेडमस ने ये कह के गया और आज हो रहा है, तो वैसे ही आशीष जी की इसमें बातें हैं जो आने वाले वक्त में फिर इसको ये कहेंगे कि यार ये आशीष सक्सेना है नास्ट्रेडमस की तरह है, ये कह के गए भाई ये सब हो रहा है। नहीं देखिए, अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। चैट जीपीटी का एग्जांपल देता हूँ आपको ना। चैट जीपीटी क्या है? आप फीड कर रहे हैं और वो आपको रिजल्ट दे रहा है। और कुछ टाइम बाद वो लोग का कहना है जो आप हमसे पूछ रहे हैं उसी को और इम्प्रूव करके हम आपको आंसर देते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है? मिलियंस ऑफ ब्रेन्स का डाटा ले रहा है, जो आपकी सोच है उसमें आप फीड कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहा है, और आपको उसका रिजल्ट दे रहा है एनालिसिस का रिटर्न में ही। तो ये तो वही बात है ना कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगे, जितनी नॉलेज दोगे, उतना अच्छा एनालिसिस करोगे, उतना अच्छा आप। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाए कि आपको चैट जीपीटी आपका भविष्य बता देगा। बता रहा है, आज भी बता रहा है, वो आ गए हैं कि आपको ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। चैट जीपीटी तो सब बता रहा है। इट्स ऑल अबाउट डाटा। और वो बहुत फोकस है क्योंकि वो एआई है। हम इतने फोकस नहीं है। बिल्कुल। हम लोग सोचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी गुड, और पर मेरा मानना है कि नेचुरल इंटेलिजेंस इज वेरी गुड। पर उसके लिए हमें मेडिटेशन जैसी चीज़ें दी गई हैं, पर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, हम सीधा एआई के पास पहुंच जाते हैं। नहीं आएंगे कि ये एआई जो है ये कितना ख़तरनाक है, जो बहुत अच्छा आपको लग रहा है, वो कितना आपके लिए ख़तरनाक है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो न्यूरोलिंक की हम बात कर रहे थे आशीष जी। तो आपकी किताब में न्यूरोलिंक को सिर्फ एक डिवाइस नहीं बताया गया है, आपने कहा है कि ये इंसान को कंट्रोल करने का एक टूल है। और तो फिर इससे ये समझ जाए कि क्या आज भी हम फ्री विल में जी रहे हैं, ये समझे हम। देखिए कैसा है ना कि ये डिवाइस मैंने बताया कि एएलएस ब्लाइंड के लिए और एपिलेप्सी ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ होता है। टूल ये कब बन जाता है? जब मैं एक साइफाई स्टोरी लिखता हूँ। इसमें क्या लिखा गया है, थोड़ा सा मैं आपको बुक के बिल्कुल बिल्कुल वो चलते चलेंगे, आप उसमें की चीज़ें बताते रहिए। टाइमलाइंस दी गई हैं 2014, 15, 2023, 2046, ऐसी टाइमलाइन दी गई है इस बुक में। तो ये बताया गया है कि इसमें एक मेन टाइमलाइन है 2036। उस समय ये माना गया है कि 2036 में आपकी जो धरती है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो धरती जब ख़त्म होगी तो एक बंदा जिसको मैं आज गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी बोलता हूँ, एलोन मस्क, वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ लोगों के लेके। अब जब वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसके पास एक डिवाइस है न्यूरालिंक, और एक टेक्नोलॉजी स्टारलिंक, और एक टेक्नोलॉजी इसके बाद आएगी, वो है शायद आ भी गई होगी, स्मार्टफोन, सैटेलाइट स्मार्टफोन। अभी आ रहे हैं वो। हाँ अच्छा, आ रहा, अच्छी बात है, आएगा, उसमें लिखा है। तो ये जो 3 टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से काम करेंगी, इसमें 2 टाइमलाइन में 2023 में और 2046 में जब वो लोग मार्स में हैं। तो 36 की टाइमलाइन आप बता रहे हैं। हाँ, और 36 46 में वो मार्स पे होंगे। मार्स 36 से पहले पहुंच जाएंगे, पर 2046 तक वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। आज है वो टेक्नोलॉजी, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, वो सब है, पर उसका जो तरीका है यूज़ करने का वो इतना हाईली डेवलप हो जाएगा कि 2046 में थ्रू क्वांटम एंटेंगलमेंट दे आर कैपेबल टू रीराइट द फ्यूचर। होगा ये कि फ्यूचर का जो वॉलंटियर आप जो यूज़ करेंगे उसके अंदर जो आप डाटा फीड करेंगे वो डाटा आपके पास्ट में एक रिवर्स वे में उसको मिलेगा, और फिर वहाँ पे यूज़ होएगा पार्टिकल थ्योरी का। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें हर जगह पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल। पार्टिकल्स क्या होता है, जिसके एक मास हो, एक स्पेस घेरता है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल। तो अगर मैं अपना हाथ भी यूं हिलाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने यूनिवर्स में पूरे पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर दिया, इधर से उधर हो गए। मैं किसी को देखता हूँ, कोई मुझे देखता है, मेरे रिएक्शन से भी सामने वाले के रिएक्शन बदलते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ, उससे भी उसके सामने वाले के रिएक्शंस को चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं कुछ न्यूरालिंक जैसा डिवाइस यूज़ करूँ फ्यूचर से, और अगर मैं पास्ट में किसी के ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन डाल दूँ और मैं बोलूँ कि इस इंफॉर्मेशन डालने के बाद जब ये, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ड्रीम्स में डाली जाएगी, और वो कैसे डाली जाएगी वो भी इस बुक में है। आज जो साईफाई है पे फ्यूचर में होगा, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो जब वो ड्रीम से आप देखो ना, ड्रीम से आप उठते हो तो आपके सपनों पे आपका रिएक्शन होता है। तो होगा क्या कि वो लोग उन ड्रीम्स को आपके अंदर फीड करेंगे जो वो चाहते हैं। कि मान लो आप अगर लेफ़्ट जाते हो घर से निकल के तो आपकी ज़िंदगी अलग होगी, और अगर आप राइट जाते हो तो आपकी ज़िंदगी अलग होगी। और अगर फ्यूचर में डिसाइड हुआ है कि अगर ये इंसान राइट जाएगा तो ये सब चीज़ें होंगी, और इससे उनका मेन पर्पस क्या है कि होने वाली त्रासदी जो 2036 में है वो ना हो। भले ही आज हमें साईफाई लग रहा है, पर ऐसा हो सकता है। कहता ना, मुझे विजन्स आ रहे हैं, टेलीपैथी की हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि कोई हो ऐसा जो ऐसे सिग्नल्स भेज रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के मन में विचार, मेरे मन ने कहा, मैंने सोचा, अरे कहाँ से सोच लिया, कोई तो चीज़ होगी जो सोचने के लिए आ रही होगी। किसी ने तो, हो सकता है, अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ना, डे बाय डे हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए कि ऐसे डाटा पास्ट में भेज सके। ये टाइम ट्रेवल वाली कंडीशन नहीं है कि मतलब एक मशीन बनाई वहाँ चलेगी, बट एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे डाटा आपको चेंजेस कर सकता है आपकी लाइफ में। आपके बोलने से, आपके देखने से, आपके सपनों से चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप ये जो कह रहे हैं आशीष जी कि 2036 तक धरती ख़त्म हो जाएगी, क्यों ख़त्म हो जाएगी, ज़रा दर्शकों को आप उसको थोड़ा सा समझाएंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। आपको क्यों लगता है कि इस, भाई मतलब या तो हम कहें कि भाई युद्ध, जैसे लोग, कॉमन मैन का दिमाग ये सोच सकता है कि यार जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, तो हो सकता है कि सब वो आपस में दुनिया लड़ेगी और लड़ मर के ख़त्म हो जाएगी, क्या ये प्रॉब्लम है? या आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने आई है, उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी धरती ख़त्म हो सकती है? हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया 2046 से लेके 2023 में जो कनेक्शन बन रहा है वो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि 2036 में ये ना हो। तो अगर डेट मेंशन है, पर अगर चेंजेस लाए गए तो हो सकता है 2036 की जो त्रासदी ज़्यादा होने वाली थी कम हो जाए। अच्छा, कहते हैं ना कि हम लोग को पता चल गया पहले, तो अवेयर होने लगे। हाँ, अवेयर होने लगे। आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, या मैंने बुक पढ़ ली, या फिर किसी और ने ऐसी बुक पढ़ ली, तो प्रॉब्लम बच जाए। तो वो प्रॉब्लम इस बुक में जो आपने पूछी वो क्या है कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये दिखाया है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि
आज हर कोई प्रमोट कर रहा है कि अगर एआई यूज़ नहीं किया तो आप जॉबलेस हो जाओगे, आपका पिछड़ जाएंगे आप। पिछड़ जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे बड़ा जो खतरा जो है वो ये है कि एक सिंपल सा ऐप जिसे हम कहते हैं चैट जीपीटी या फिर कोई से भी आप एक एआई का ऐप ले लीजिए, उसको चलाने के लिए जो उसके बैक ऑफिस में जो उसका बैक ऑफिस है, जो सर्वर्स है या फिर जीपीयू है, उनकी कूलिंग के लिए जो पानी यूज़ होता है, या फिर कोई रोबोट, इसमें एआई इंसान का कोई रोबोट बनाना, उसकी माइनिंग के लिए जो हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं, कॉपर, लेड, लिथियम, जो भी कुछ चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें है ना हमारे जो अर्थ का जो स्टेबिलिटी है उसको बिगाड़ेगी, क्लाइमेट चेंज लेके आएगी। अब होता क्या है ना कि क्लाइमेट चेंज तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, हम सबको पता है बिल्कुल। पर आप देखो मूवी देखी होगी, कोई सी मूवी देख लीजिए जिसमें विलन होता है जी, तो हमें पता है ये विलन है, ये बेकार इंसान है, ये मारेगा, ये सब करेगा, तो हम लोग ठीक है विलन है। और उसी मूवी में एक सस्पेंस डाल दो कि बहुत अच्छा इंसान है, सबसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, संत है। बाद में पता चलता है कि भाई यही मास्टरमाइंड था, यही अंदर से सबको खोखला कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, वो भी कुछ ऐसा ही है, हमें बता रहा है कि मुझे यूज़ करो, बहुत फायदे हैं, जॉब मिलेगा, सब कुछ होगा, नहीं तो बेकार हो जाओगे। पर इसको क्या चाहिए, इसको वो चाहिए जो तुम्हारा है और तुमसे इस तरह छुपके से लेके जाएगा कि तुमसे उसे यूज़ करोगे और तुम जितना उसको यूज़ करोगे वो तुम्हें उतना ही खाएगा, क्योंकि ये जो रिसोर्सेस है ना इसी पे हमारा अस्तित्व है। नौकरी मिल जाएगी पर जिंदगी का क्या। और ये जिस तरह से बढ़ रहा है ना, आप किसी भी आप ऐप को यूज़ करते हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनी, कोई सा भी आप एक चैट ऑप्शन आप चूज़ करते हो, उसमें लिखो, आप उसमें लिखो कि अगर ये जो कंजम्पशन है, एआई का यूज़ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्लाइमेट पे क्या फ़र्क आएगा, तो वो एक ही आंसर देगा कि पिछले 10 साल में 0.1% से 1.5% की ग्रोथ हुई है। और इसी तरह से अगर यूज़ किया तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 30 to 40% पहुँच जाएगा। और 30 to 40% जब एनर्जी कंजम्पशन पहुँचेगा तो उस समय जो अर्थ की कंडीशन होगी ना, वो हम सब सिर्फ देखेंगे, क्योंकि उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हो चुका होगा। हम एआई को यूज़ करें अच्छी बात है, पर एक कंट्रोल वे में यूज़ करें, क्योंकि वो जो कंट्रोल किसी भी चीज़ पे होता है अच्छा होता है, पर अनकंट्रोल होना बहुत गलत है। मतलब सिर्फ हम लोग जी यूज़ किए जा रहे हैं। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक ऐसा दैत्य है जो आपको जादू दिखाकर सब कुछ दे तो दे रहा है, आपके जीवन को आसान बनाने की बात कर रहा है, लेकिन वो आपसे क्या छीन रहा है ये आपको नहीं पता। उसके बदले वो आपसे वो ले रहा है जो बहुमूल्य क्या, उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं, उसको आप परचेस नहीं कर सकते कहीं से। हाँ, पैसे दे के नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने वो आपको सीमित दिया है, और उस सीमित संसाधनों को वो आपसे छीन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप कहना चाह रहे हैं। और जबकि आपको पता भी नहीं है। हाँ, आप कितने लोग हैं, आप पूछो एआई का यूज़ क्या है, एआई के नुकसान क्या था, हर कोई बोले एआई का नुकसान है, नहीं सीखोगे तो जॉब चली जाएगी। हाँ, लेकिन ये आशीष जी आपका बहुत अच्छा ये विज़न की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आदमी जो है आज के वक्त में इतना सेल्फिश है कि वो तो कल की बात नहीं सोचता है, उसे तो आज चाहिए। तो ये कहेंगे कि यार 2036 और 2046 कौन देखे, आज हमारा काम आसान हो रहा है कि नहीं, कल किसने देखा है। ये एक थ्योरी आ सकती है कि कल किसने देखा है जी। और कह रहे कि भाई इतने दिनों से जब कंप्यूटर आया था तब भी ऐसी बातें की गई, अब एआई आया तो ऐसी बातें की जा रही है। देखिए ये क्लाइमेट चेंज की बात है, और हर कोई सोचता है कि यार क्लाइमेट चेंज से मेरा क्या लेना देना, मैं थोड़ी इतना बड़ा इंसान हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज की बात करूँगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचूंगा। ये कंट्रोल भी आपके मेरे हाथ में नहीं है, पर अथॉरिटीज़ के हाथ में है। तो इस सरकारों को समझ नहीं आ रही ये बात, जो आपके समझ में आ गई है, जो आपने इस किताब में लिख दी, क्या ये जो लोग कर रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है? नहीं, समझ तो देखिए उनको भी समझ है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं है, पर क्या है ना कि ये
इस तरह से स्प्रेड हुआ है कि पहले सबके मन में यही चीज़ आती है कि इसको बढ़ने दूं या रोकूं। जैसे आपने बोला कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं नहीं यूज़ करूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। फाइनली आता है जॉब पे, आपके सर्वाइवल के ऊपर आता है। सरकारों को इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेके आने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के नाम पे तो मैं क्या बोलूँ, सही में लेके आने पड़ेंगे कि इतना यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई सर्वर, कोई डाटा सेंटर कहीं पे लग रहा है तो उसका कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को सरकार को देखना पड़ेगा कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा होगा। और हर सरकार, जितनी किसी भी कंट्री की सरकार हो, वो हमेशा ये चेक करती। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगी, लगा दो, क्योंकि फाइनली प्रॉब्लम तो लौट के सरकारों पे आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हम सरकार को गाली मारें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस नौबत तक ना पहुँचे। अगर मान लीजिए मैंने बुक पढ़ ली या फिर मैंने आपका पॉडकास्ट देख लिया, मुझे पता चल गया, एक जिम्मेदार इंसान की तरह मैं सोचूंगा ठीक है यार इतना होता है, हाँ मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने कहीं और भी देखा है, तो मैं लिमिटेशन में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करूँ। मेरे को अगर एक ऐप से काम पड़ रहा है तो मैं और 10 ऐप को फॉलो नहीं करूँ। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही आशीष जी। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के नाम पर या उसके प्रयोग के नाम पर वाहियात चीज़ें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जा रही है। आपकी कोई मज़े में आपकी कोई नग्न तस्वीर बना दे रहा है, कोई किसी से रिप्लेस कर दे रहा है, कोई खिलौने बना दे रहा है। ऐसी चीज़ें आजकल देखा होगा आपने, वो बच्चों के कार्टून्स बनाकर व्यूज़ पाने के लिए, सिर्फ कुछ व्यूज़ आपको मिल जाए और कुछ पैसे आप बना ले। लेकिन आशीष जी जिस बात पर आज ध्यान दे रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुफ्त में नहीं मिल रहा है। आपको भले ये लग रहा है कि ये मुफ्त में या कुछ थोड़े से अमाउंट पर आपको मिल जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। वो जो पानी उसके कूलेंट में इस्तेमाल हो रहा है या उसकी जो मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं वो धरती की गोद से निकल रहे हैं, और वो जब बहुत मात्रा में आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसी मात्रा में उसका दोहन होगा, और उसी मात्रा में दोहन होगा तो जो लिमिट वाली चीज़ें हैं, जो ऊर्जा जिससे बनती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों की ही हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो अब किताब पे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं आशीष जी, कि किताब में आपने जिक्र किया है कि पिता को, एक जो कोई फादर है, एक पिता है, उसको उसकी बिना जानकारी के कंट्रोल किया जाता है। क्या गोल के लिए, मतलब जो है आदमी के गोल के लिए एथिक्स जो है वो मर सकते हैं फिर? देखिए, किताब है, हाँ, 2 टाइमलाइन मैंने आपको बताई जी, 2023 और 2046 में। हाँ, 2023 में जो वॉलंटियर है वही 2046 का उसका सेम वर्जन है। 2046 में वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, 2046 का जो बंदा वही वॉलंटियर उस कंडीशन में उसको पता है कि उसका क्या हो रहा है। हाँ, ये सच है कि 2023 में जो हो रहा है जिसके साथ में, वो पेन है। पेन उधर भी है क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है जैसा बुक में लिखा है, और वो पेन और ज़्यादा दिखता है जब उसकी बेटी उसके साथ में, जो कि देख नहीं पा रही कि इस एक्सपेरिमेंट में मेरे फादर को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। और 2023 में तो ऐसी कंडीशन है, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। उसके ड्रीम्स में ऐसे विजन्स आ रहे हैं जो कि वो कुछ बता ही नहीं सकता क्यों हो रहा है। अब एथिक्स की बात करें, सही गलत की बात करें, तो 2046 में भी जो हो रहा है उसका एक मोटो है, विज़न है। उनका ये मानना है, मानना तो नहीं, सच है, क्योंकि उनने तो सब देखा है 2036 में क्या हुआ। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बॉर्डर पे कोई सोल्जर रहता है, अब वो शहीद हो गया। अब वो शहीद जो हुआ है वो देश के लिए शहीद हुआ है। उसी तरह से अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें किसी को थोड़ा सा पेन हो रहा है या फिर किसी की जान भी चली जाए, तो इसमें कोई एथिकल वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो उन सब लोगों के लिए कर रहा है जिससे कि पूरी अर्थ की बात करूँगा, उनको बेनिफिट होगा। अब बस होता है क्या है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पेन का नाम देते हैं, और इसी तरह से बॉर्डर पे जो शहीद होता है बस हम उसको उसी दिन बोलते हैं भाई शहीद हो गया। मेरे हिसाब से तो उन शहीदों के ऊपर एक सोल्जर्स डे बनाना चाहिए, जहाँ पे हम उन सबको याद करें। तो वो पेन नहीं है,
इधर भी कोई पेन नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का बेनिफिट सबको होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनएथिकल है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर मानवता को बचाने के लिए, जैसे कह रहे हो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी को मतलब मैनिपुलेट करना पड़े या उसकी बलि लेनी पड़े, जैसे हम साफ शब्दों में कहें, तो मतलब इज इट ओके? देखिए, बलि नहीं कहूँगा, हम्म। पेन। हाँ हाँ, मैनिपुलेट तो किया जा रहा है। मैनिपुलेट में ठीक है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, पर मैनिपुलेट में वो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं ना, तो साइंटिस्ट लोग को ये भी पता है कि कितना करने से क्या हो सकता है, कब किसी की जान जा सकती है, उतना ही वो लोग हाँ मतलब manipulate जान कर रहे लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक तरह से आप बलि दूसरे सेंस में मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आपको भाई एक गिनी पिग की तरह तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हैं। तो गिनी पिग ठीक है, आप गिनी पिग नहीं बोलूँगा मैं इसको। हाँ रीज़न क्या है कि ही नोज कि मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ। और उनको पता है कि ऐसे करने से चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे तो न्यूरालिंक को इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारे जानवरों पर यूज़ किया, बंदरों तो पे। मैं उसमें फिर कंपेयर करूं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने उनको मार दिया इसलिए फिर मैं न्यूरालिंक यूज़ करूं अपने बेनिफिट के लिए। ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि पर ये क्योंकि मानवता की बात होती है, शहीद जैसी मैंने बात की, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी कि गलत है सही है, वो सही है। तो इस किताब में जो एक साइंटिस्ट है जिसका जिक्र आपने किया है, दर्शक बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये बड़े कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि किताब ही ऐसी है, ये इसको पूरा आपको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी विस्तार से हम बात नहीं कर सकते। इसमें कुछ कैरेक्टर्स है, जिन कैरेक्टर्स की मैं आशीष जी से बात कर रहा हूँ, और उस जिसमें उन्होंने इसके जिक्र किया है। तो ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? देखिए, मैं उधर होता, वो साइंटिस्ट होता, पहली बात तो मैं अभी इस स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ, पर अगर मैं एज्यूम करके उधर होता तो मैं भी वही करता जो इसमें इन लोगों ने किया है। क्योंकि जब मैं एक बुक में लिख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजर है, इससे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं भी उधर जाता उस साइंटिस्ट के तौर पे वही करता जिससे कि ये सब चीज़ें ना हो। ये सब करके जो पास्ट में कर रहे हैं, इनका मोटो तरीका क्या है कि ये लोग ऐसा कुछ करें कि एआई का जो ग्रोथ है 2023 के बाद जो ड्रास्टिकली बढ़ना चालू हुआ है वो रुक जाए। इसको ड्रीम्स भी ये लोग वैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हों जिससे ये सब स्लो डाउन हो। शायद जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, सही है कि गलत है, तो ये भी हो सकता है विजन हो किसी का कि भाई आप इसको डिस्कस करो इन कंपेयर टू कि एआई के यूज़ को डिस्कस करो। तो मैं भी अगर होता तो मैं भी वही करता। नहीं, मुझे भी लगा जब आपकी एक बुक आई और जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये विषय जो है, जिस गंभीर ख़तरे की बात आप कर रहे हैं एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसकी बात हमें करनी चाहिए। और इसीलिए हमने भी और आप भी मुंबई से अपना समय निकाल कर इसके लिए आए और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस बुक में आगे आप लिखते हैं, थोड़ा संक्षेप में हम बात कर रहे हैं ताकि दर्शक को भी क्लियर हो कि एआई ने इंसानों को मारा नहीं है, वो रिसोर्सेस खा लिए हैं। तो वो इस बुक में तो जैसे हमने भी डिस्कस किया कि वो भैया रिसोर्सेस खा रहा है, वो आदमी को नहीं मार रहा है, लेकिन वो उसके रिसोर्सेस को खा रहा है, तो एक तरह से वो आपको मरने के लिए छोड़ रहा है, वो आने वाली थोड़ी थोड़ी लाइफ आपकी वो ले रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, तो उसका जो विलेन है, तो हम इसी को माने? वो 101% मैंने बताया ना, मतलब बाकी कोई चीज़ जिम्मेदार नहीं है। एसी फ्रिज हम जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कम इस्तेमाल होगा, वो कम उसका योगदान है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। मैंने आपको बताया ना कि मूवी में क्या होता है कि एक विलन दिखता है जो सामने सबको गोली मार देता है। वो इतना खतरनाक नहीं होता, वो जो एक मास्टरमाइंड होता है जो दिखता है आश्रम में बैठे बाबा जी का वेश धर के जो बैठे हुए। हाँ वही। तो एआई जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी वो भी वैसे ही है, और जो अदृश्य होती है वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हमें पता ही नहीं चलता ना, वो हमें पता जब चलती है अच्छा इसके कारण हुआ। हम तो वो चीज़ कैलकुलेट कर पाते हैं ना जो कि हमारे सामने है। जो चीज़ छुपी हुई है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? उसको कैलकुलेट जब ही कर पाएंगे शायद कोई बंदा आके बताए कि इसका आप देखो इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप विलन, आप इसको सुपर विलन बोलिए।
ज़्यादा डेंजर है। आपकी किताब में कोरोना का कोविड का भी जिक्र है कि वो एआई कोविड आया और उसके वजह से एआई का जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई। तो क्या जो पेंडेमिक थी ये ईश्वर का एक तरह से हम उसको ये कहे कि संकेत, या क्या उसको एक सिर्फ ये बीमारी थी या एक ग्लोबल रीसेट पॉइंट था कि रीसेट कर दिया गया भैया इसको? देखिए, इसमें क्या है कि जब एक टीम एक्सपेरिमेंट कर रही है, हम्म उसका मेन मोटो था कि एआई को कंट्रोल करना। हम्म अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने ऊपर भी नहीं हो गए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकदम ही नील कर दें कि वो यूज ही ना हो। हम्म तो जब इसमें ये दिखाया था, टाइमलाइन की बात थी, तो एक कन्वर्सेशन था। उस कन्वर्सेशन में था 2 करेक्टर का कि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम पास्ट को बदल सकते हो, हाँ तो तुमने कोविड को क्यों नहीं रोका? हाँ तो उसमें उसका आंसर आता है कि हाँ हमारा मोटो जो है, हाँ इस धरती को बचाना है। हाँ डेथ तो किसी भी चीज़ों के कारण होगी, हाँ एक्सीडेंट से भी होगी, हम्म मर्डर्स भी होंगे, आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं, वायरस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस समय भी होगी। और थोड़ी अनएथिकल चीज़ आप समझोगे कि इस बुक में उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2019 में जो पेंडेमिक आएगा, तो इनने इसको इसलिए भी ग्रो करने दिया, इसलिए उसको नहीं रोका कि उससे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट वो रुक जाएगा। जो कि 2020 में आपने देखा कि जब कोविड आया तो बहुत सारी जो एआई की स्टार्टअप कंपनियां थी, इन्वेस्टमेंट था, वो रुक गया। सरकार का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी हेल्थ की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। तो रुका तो है, ऐसा नहीं कि नहीं रुका है। जो उनका मानना था कि ऐसा होगा, बट क्योंकि एआई भी एक इंटेलिजेंसी है, हमने हार्डवेयर वाली बात की कि वो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा, पर उधर से एआई और ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि एआई ने शायद ऐसी एल्गोरिथम खेल दी कि उसके बाद लोग और उसको यूज़ करने लगे, हम और डिजिटलाइज हो गए। तो कोविड को दिखाया इसी कंटेस्ट में कि ठीक है, ऐसा एक सिनेरियो दिखाया उसको कि ऐसा हुआ, क्यों नहीं रोक सकते थे कि आपके पास इतना पावर है। बाकी तो और इसमें कोई ऐसा इसके बारे में लिखा नहीं है, पर हो सकता है कि वो इसको लिंक किया गया है उस बुक नहीं, लेकिन ये आपकी किताब पढ़कर डर लगता है आशीष जी, और डर इस बात का लगता है कि हमारे बिहाफ पे हमारे लिए कोई और डिसीजन ले रहा है, और इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी कंट्रोल्ड है पूरी तरह से। देखिए, डिसीजन तो क्या होता है ना कि अगर ऐसा है, जैसे मैंने आपको बुक में बताया, जब भी तो थॉट्स, ड्रीम्स, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप क्या इसको कंट्रोल बोलेंगे? बुक अगर बोलती है एक ऐसी सिविलाइजेशन है, मैं तो उसको सिविलाइजेशन का भी नाम दूंगा। कुछ लोग हैं ऐसे फ्यूचर में जिनको पता है कि आगे ये होगा, तो अगर वो हमें कंट्रोल भी कर रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे होंगे। बुक के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो भी अच्छे चीज़ के लिए कर रहे होंगे, वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। अगर मैं मानता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें होती आ रही हैं तो ये भी होगा। एक सिविलाइजेशन, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट, एक मार्स पे जाके कुछ लोग होंगे जो कि मार्स में कॉलोनाइज जरूर करेंगे, पर कॉलोनाइज करके वो यही चाहेंगे कि हमारी अर्थ हमें वापस मिल जाए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग खुद मार्स से इधर आए हों, और अब जब ये ख़त्म हो रहा है तो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और उसको अब रिवर्स में पकड़ लीजिए कि हम लोग मार्स पे पहुँच गए, मार्स से इसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई कंट्रोल की बात नहीं आती, और कंट्रोल हो भी रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत क्या है? हाँ, तो एक चैप्टर और है इसमें जो थोड़ा सा दर्शकों को या पढ़ने वालों को बड़ा कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है। आपने कहा कि गॉड जो है, ईश्वर की जो परिकल्पना है या जो हम सनातनियों में जो करते हैं, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर यहाँ नहीं है, वो तो आपके दिमाग में है और एक साइकोलॉजी है। देखिए, एक्चुअली जब रिलीजन की बात करते हैं, हाँ हाँ, और जब बुक की बात करते हैं, हाँ, तो इसमें एक कन्वर्सेशन में वो लड़की, दूसरा जो कैरेक्टर है, वन ऑफ द साइंटिस्ट, उससे पूछती है कि गॉड के अस्तित्व के बारे में। तो उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उसने बोला कि तुम
एक मान लो हिंदू फैमिली में जन्म लेती हो, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, अब तुम एक मुस्लिम फैमिली पालती है, अडॉप्ट कर लेती है, और वो तुम्हारी जो एजुकेशन है एक क्रिश्चियन स्कूल में कराती है। तो उसने बोला कि अब तुम क्या हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, या फिर तुम क्रिश्चियन हो। एक उसने लियोनार्डो विंसी की एक पिक्चर थी, पेंटिंग थी, उसने उसको दिखाया, उसने बोला कि ये जो लियोनार्डो विंसी की जो पिक्चर है इसमें ये दिखाया कि एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में गॉड बैठे हैं, उनने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और सामने एडम बैठा है, और वो जो एडम उनको हाथ दे रहा है। तो वो जो गॉड है जिस संरचना में बैठा हुआ है वो एक ब्रेन की है। आप जो पिक्चर देखेंगे लियोनार्डो विंसी की, और कहते हैं कि लियोनार्डो विंसी जो भी उनने अपनी पेंटिंग बनाई उसके पीछे एक मैसेज है। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके जन्म से आपका रिलीजन नहीं बनता है, या फिर आप कैसे उससे नहीं बनता है, आपके ब्रेन में क्या डाला गया है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या सीखा कि क्या है गॉड, उससे फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आप गॉड को मानो, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके ब्रेन में है ना, तो आपको पता है कि कुछ तो एक ऐसा चीज़ है, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या फिर इंसान के रूप में हो, वो आपको एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि आप जब बैठ के उसका नाम लोगे, इसका ध्यान करोगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो आप किसी मंदिर में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, तो वहाँ पे है ना जितने भी लोग आते हैं वो एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आते हैं। तो हमें उधर जाना चाहिए। जब हम उधर जाएंगे, इतने पॉजिटिव थॉट्स उधर आएंगे, तो आपका ब्रेन, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो हमारा ब्रेन वेव्स एमिट करता है, यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, तो आप भी उस एरिया में यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, उनकी जो पॉजिटिवनेस आपको मिलेगी, एक अच्छा फील होगा। तो गॉड तो आपके ब्रेन में है, ठीक है, मैंने बोला, पर आपको उधर जाओगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके काम होंगे। तो ऐसा नहीं कि गॉड नहीं है या है। तो ये बताइए आशीष जी, जब किताब आप लिख रहे थे, तो इस किताब को लिखते वक्त किस बात का डर था आपको, बैकलैश का या ये सच होगा उसका? देखिए, पहली बात तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, नहीं बैकलैश का, नहीं ट्रूथ का, क्योंकि जो सच्चाई है वो कभी किसी से डरती नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि एक्सपेरिमेंट का कहना है कि चीज़ें अगर पास में हम लोग चेंज कर पाएंगे तो 2036 में जो होने वाली त्रासदी वो नहीं होगी। बुक कहना सिर्फ इतना चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यूज़ करो पर कंट्रोल वे में यूज़ करो। इसमें कोई इस चीज़ को बोलने का डर नहीं होना चाहिए। सरकारों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई किस तरह से इसकी ग्रोथ को हम थोड़ा कंट्रोल वे में करें। मुझे कोई डर नहीं था इस बात का। डर सिर्फ इतना ही था कि ये अगर कंट्रोल नहीं हुई और सिचुएशन उस लेवल पे पहुंच गई तो क्या होगा। और खुशी इस बात की थी, मैंने ये बुक लिख दी और मैं इस चीज़ को लोगों को बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जाके तो इस पर फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है। अब ये जिनको गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी आपने कहा है, एलन मस्क, मुलाकात हुई कभी उनसे आपकी? मैंने ये बुक है ना, भेजी थी, मेल की थी। 2-3 रीज़न थे। किसी ने मुझे बताया था कि आप ऐसे पिक्चर यूज़ कर रहे हो किसी की, तो आपको इन्फॉर्म करना होता है। साथ में मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी भेजी थी, सब चीज़ें बताई थी। और बड़ी अच्छी बात है कि मेरा इनसे कन्वर्सेशन भी हुआ। अच्छा, ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग है ये, तो बहुत अच्छा फील हुआ था। पहले तो मैं ये सोचा यार ये तो कैसे कन्वर्सेशन कैसे हुआ? कन्वर्सेशन मेल में लिंक था, उसके थ्रू माना हुआ था। पहले तो मैं यही सोचा कि यार कोई स्पैम है कि इस टाइप से हो रहा है कि कोई ऐसा थोड़ी किसी को भेज देता है। पर जब हुआ, मेरा 50 मिनट का कन्वर्सेशन चला। अच्छा। इस बुक में क्या होता है ना, कोई कन्वर्सेशन क्यों करेगी, इतनी बड़ी हस्ती आपसे क्यों करेगी। मान लिया आप यहाँ बैठे हो और आप दूर किलोमीटर्स, काफ़ी माइल्स के उधर जाके किसी के बंदे के बारे में बोल दो, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा हुआ था और आपके साथ ऐसा होने वाला है। आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो इसके ये यूजेस हैं और आगे ये होगा, तो डेफिनेटली वो बंदा एक बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। खासकर वो उस चीज़ पे काम कर रहा हो जो कि ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है,
और ऊपर से उसको इस चीज़ की खुशी नहीं कि इसको वो गॉड बोल रहा है। मैंने बताया ना कि एलोन मस्क जो है वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि कोई नहीं करता। हम किसी पड़ोसी के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसका कहना है कि एक दिन जब दुनिया ख़त्म होगी इससे पहले मैं सबको लेके मार्स पे चला जाऊंगा, ह्यूमंस को बचाऊंगा। ऐसे बंदे को तो हमें सल्यूट करना चाहिए कि यार ये वो सोच रहा है कि सबको नहीं, लेकिन बचाना उसमें है। तो कमर्शियल इन्वॉल्व है ना, वो तो कमर्शियल इन्वॉल्व करके चीज़ें कर रहा है, वो तो एक बिजनेस की तरह कर रहा है। लोग कहेंगे इसके लिए तो ये तो भाई बिजनेस है उसका। देखिए बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस से पैसा जो अर्न कर रहा है उसको कहाँ यूज़ कर रहा है? स्पेसएक्स में यूज़ कर रहा है, वो न्यूरालिंक में यूज़ कर रहा है, स्टारलिंक का यूज़ कर रहा है। उन तीनों के एक कंपोजिशन से क्या होगा, क्या किया जा सकता है, वो उस बुक में लिखा हुआ है। और अगर बुक के पास हिस्ट्री अभी तक सही आई है, प्रेजेंट में जो सही है, तो फ्यूचर में भी सही होगी। तो वो जो इंसान तो जिसको यही नहीं पता कि वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कैसे काम करेगी और उसको कोई बता दे कि ऐसे काम करेगी, तो वो क्यों नहीं कांटेक्ट करेगा आपसे? तो क्या हुआ फिर इस बातचीत में, क्या रही बातचीत में हमारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस हुई जो कि शायद अभी ओपन नहीं करेंगे, पर मैं इतना ज़रूर बताऊंगा। तो उन्होंने मिलने बुलाया? अभी तक ऐसा कुछ हमारा मिलने का हुआ नहीं, पर मेरी इच्छा बहुत है कि उनसे मैं मिलूँ एक बार पर्सनली हाँ, मिल नहीं के। तो बातचीत में मतलब कोई ऑफर नहीं हुआ किया? है, ऑफर ऐसा नहीं हुआ है, पर हाँ इतना मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी उनका इंडिया का विजिट होगा, तब मिलेंगे आपसे? तब मिलेंगे। हाँ मैंने 369 का जो कॉन्सेप्ट था वो भी उनको बताया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं दर्शकों को बता दूं हाँ। कि आशीष जी का ये कहना है कि इन्होंने कई चीज़ें जब एलन मस्क के बारे में पढ़ी और डिकोड की, तो उनके लाइफ में 3, 6 और 9 ये जो नंबर है बहुत महत्वपूर्ण है, और 369 का इस्तेमाल बहुत करते हैं एलन मस्क। ये इसको ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उनका नंबर 6 आता है, स्टारलिंक, न्यूरालिंक, फिर स्पेस एक्स, और इन सब का जब ऐड करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। आप उनने एक्स को बदला, हाँ, ट्विटर जब लिया तो 24 यानी आपको 3 6। मिलेगा। हाँ, फिर उनने जो एक इनका स्पेस शटल था जिसको उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें एक 15 मई ऐसा एक डेट था 2020 या 3, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उस डेट को जो ऐड करेंगे उसका नंबर होता है 3, जिसका ऊपर का कवर जो शील्ड का जिसने वो हमारे मोदी जी को गिफ्ट किया, क्योंकि उनका मानना है कि 3 नंबर मतलब गॉड को रिप्रेजेंट करने वाला है। जहाँ पे भी एक ऐसी आइडेंटिटी अच्छा, ये मस्क मानते हैं हाँ, कि मक्स 3 का इज इक्वल। 3 मतलब मक्स मानते हैं। और ऐसा आप टेक्स्ट जब कभी किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे 369 के बारे में, तो देखना हर जगह दिखा है कि 3 मतलब एक ऐसी बड़ी अच्छी एंटिटी या फिर एक बहुत अच्छा डिग्निटी जिसको हम लोग भगवान का रूप दे सकते हैं। भगवान मतलब उसके जैसे बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात होगी तो आप जो ये सब यूज़ कर रहे हो, 9 नंबर का मतलब होता है जहाँ पे किसी चीज़ का अंत हो या किसी चीज़ की शुरुआत हो। तो मैंने इनकी लाइफ की बहुत सारी, शायद उनने भी कभी नोट नहीं किया था कि 369 इनके बेटे अच्छा, का, वो सुन के फिर तो एक होता है ना। हाँ। और दूसरा देखा आपने, अच्छा, उनको पता नहीं था ये नहीं चीज़? उनको भी नहीं पता था कि वो वो यूज़ ये कर रहे हैं। मतलब कोइंसिडेंस था ये सारा? आप देखिए ना, टेस्ला जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो सबसे पहले वो जब इधर लॉन्च हुआ था मुंबई में, वो डेट थी 15, 5 + 1 6। तो ये वो वही ऐसा मतलब ज्योतिषी से देख के या ऐसा करके नहीं, वो तो एक उनकी life कोइंसिडेंस में- होता है मैंने आपको क्या बताया, एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड, बाय गॉड और बाय एनर्जी। फ्यूचर, बाय फ्यूचर। तो वी आर जस्ट पपेट्स। हाँ नहीं, पपेट्स नहीं है हम लोग, हाँ। बट जो भी है अच्छा है। हाँ। दूसरी चीज़, अभी देखो आपने पहले एक ना एलन मस्क से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे कि गॉड के बारे में, कि गॉड है कि नहीं है। रिसेंटली उनका पॉडकास्ट है, उन्होंने गॉड के बारे में एक चीज़ बोली जो इस बुक में लिखी है, जो मैंने आपको बताई, गॉड इज इन आवर ब्रेन। ये वही एक कन्वर्सेशन था कि गॉड, आपने पहले लिख दिया था, एलन मस्क ने बाद में ये बोला। तो अभी कन्वर्सेशन हुआ है हमारा, ये बुक के बाद ही हुआ है ना सब चीज़ें। हाँ 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 कुछ चीज़ें हैं जो शायद सामने वालों को अच्छी लगी। हाँ। एक चीज़ और है कि इस बुक में जैसे स्टार्टिंग में लिखा है कि न्यूरालिंक को मार्केट में आना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि न्यूरालिंक जो आज भी हम जानते हैं बहुत अच्छी चीज़ के लिए काम कर रही है, और फ्यूचर अगर बुक जिस तरह से बता रही है तो न्यूरालिंक तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर मान लीजिए जिस तरह से टेस्ला लिस्टेड है, वैसे न्यूरालिंक अगर लिस्ट होगी तो हम सबको एटलीस्ट उसका एक शेयर तो बाय करना चाहिए। और बुक में तो शेयर प्राइस में आपके टेस्ला के भी लिखा है, तो और उस टेस्ला के शेयर से आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी बुक में लिखा है। तो हर किसी के पास आज के टाइम में मिनिमम 10 शेयर तो टेस्ला के होने चाहिए।
तो ये लोग तो कहेंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हैं एलन मस्क का, नहीं, कुछ नहीं, देखिए, फंडिंग वंडिंग तो नहीं हुई है आपको? नहीं, मुझे फंडिंग भी नहीं हुई है, प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो बुक में लिखा है वो बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, बुक लिखते समय मैंने कोई हाँ। नहीं देखा था कि किसी सोचा था कि मेरे को ऐसा तो मैं ये promotion मतलब करूँ। आपको ये जो लिख रहे थे, आप तो थॉट्स कहीं से आ रहे थे और आप वो लिखते जा रहे थे? हाँ, मैंने कहा ना 2015 से हम्म 2015 से ये सब चीज़ें चालू हुई थी कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे हम्म चीज़ें होंगी। मैंने मेरे सर्कल में कोविड में आगे क्या क्या होने वाला है बता दिया था, हम्म। हर एक चीज़ बता दी थी। अच्छा, आपके सर्कल के जो कुछ लोग लोग हैं ऐसा उनको बोलते तो थे, आपको लोग ये तो नहीं कह रहे कि यार ये तो ज्योतिषी हो यार तुम? ज्योतिष नहीं है, सब मेरे को साथ वाले बोलते हैं। हाँ हाँ। मैं उनको बोलता हूँ मैं ज्योतिष नहीं, पर मुझे ऐसा फील हो Intuition। रहा है, इंट्यूशन हो रहा है। जो तो इंट्यूशन तो हर कोई बोलता है। हाँ। मैं उनको जब बोलता था एक टाइम पर, फिर बोलते हैं तू मत बोल, हम्म। तुम नहीं, बोल इसको देते तो ऐसा हो जाता अध्यात्म है। की भाषा में अभिधा कहा जाता है। हाँ। जैसे ऐसे जो लोग होते हैं वो कहा जाता है कि अभिधा एक शक्ति होती है, अभिधा है इनके पास कि भैया ये पहले से पता चल जाता है जी कुछ, और वो एक शक्ति होती है। हाँ, हाँ। और ये जो शक्ति होती है ना, इसमें एक चीज़ और होती है। हाँ। मैं जब मेडिटेशन की बात चली थी, मैं सबकॉन्शियस ब्रेन की बात भी हाँ करूँगा। बिल्कुल, सबकॉन्शियस में आपने कहा कि हाँ। उसको पहले पता चल जाता है हाँ, सारी चीज़ें। सबकॉन्शियस ब्रेन की हाँ। बात करता हूँ कि जैसे मैंने बताया ना कि आपके ब्रेन से कुछ वेव्स निकलती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं फोकस दूँ तो मैं आपके ब्रेन को रीड कर सकता हूँ। अभी आपने देखा होगा हिप्नोटिज्म, मेंटलिज्म, तो वो लोग खुद भी आके बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ट्रिक्स होती हैं। मैंने भी वो ट्रिक्स सीखी हैं। अच्छा। डेफिनेटली वो मेंटलिज्म, हिप्नोटिज्म सब तो सीखा है आपको मैंने। आता है हाँ, मेंटली? मेरे को मेंटलिज्म भी आता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है, अच्छा। और पर ठीक है वो ओपन नहीं करनी चाहिए। पर उसमें कहीं ना कहीं तो एक ब्रेन के ऊपर खेला जाता है, जो ब्रेन के सबकॉन्शियस ब्रेन को आपको इस तरह से डाउन किया जाता है कि वो एक तरह से आपको रीड कर रहे हैं। अच्छा। इतना डिटेलिंग रीड नहीं करते हैं, पर अगर आप फोकस हो तो किसी से बात करते करते आप आराम से उसके ब्रेन में क्या चल रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके आप पता कर सकते हो। अच्छा, इसीलिए वो आपको फोकस्ड होने के लिए कहा जाता है कि हाँ सोचिए, आप सोचिए analysis के लिए कि ये क्या एनालिसिस, आप उसका पे ध्यान में चित्र लाइए। और जानते हो इसमें क्या होता है सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर, कि अगर आप किसी का सबकॉन्शियस ब्रेन रीड करने वाले हो, आप कर सकते हो। तो मेरे साथ से बहुत बार हुआ है। मेरे साथ लोग बैठते हैं तो बोलते हैं यार हमारे लिए कुछ बोलो, तो बात करते करते जब मैं उनके लिए कुछ बोल देता हूँ वो उनके साथ हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा अच्छी चीज़ सुनना चाहता है, और अगर कोई किसी सबकॉन्शियस ब्रेन में अच्छी चीज़ डाल देगा तो उसके साथ होना चालू हो जाती है। ऐसा है कि आप जो बोल देते हो होता है? बहुत बार हुआ है। बहुत बार होता है। तो अब तो हम अपने दोनों के फायदे की बात करते हैं कि आप बोलिए कि ये जो पॉडकास्ट है ये 10 मिलियन जाना चाहिए। देखिए हाँ। क्या होता है कि ये बात तो सही है कि बोलने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। और पर मेहनत भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मेहनत तो करनी चाहिए। हाँ, ये है कि मैं 10 मिलियन नहीं, मैं तो चाहूँगा 100 मिलियन हो। चलिए, वेरी गुड। हम भी चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ख़ास तौर पर एलन मस्क जिनसे आपकी बातचीत हुई है वो भी हमारा ये पॉडकास्ट देखे और सुने कि भैया किस तरह की वो, और उनको आप भविष्य के लिए मतलब मानवता के देवता के तौर पर आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं इसमें आपने संक्षिप्त में बताया कि उन्होंने जो एक परिकल्पना की है, क्योंकि जो पृथ्वी या जो हमारी दुनिया जो ख़त्म होने वाली है उसको वो बचाना चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है। हाँ, इसमें ना मैं एक चीज़ बता दूं, आपने सुना होगा कि बहुत जगह डायलॉग आया कि AI इज़ मोर फार डेंजर देन न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन का हमें पता है कैसे चलाया जाता है, पर AI जो है कैसे चल रहा है हमें पता नहीं है। हम लोग सिर्फ जॉब के ऊपर सोचते हैं, पर जो मैंने आपको बताया कि बैक साइड से वो किस तरह से फायर कर रहा है, तो शायद एलोन मस्क ने भी इस कन्वर्सेशन से पहले नहीं सोचा था कि हाँ AI तो ऐसे भी कर सकता है। शायद या तो उनको पता होगा तो उन्होंने बोला नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसकी बात करता हूँ कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन की, तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर डाउट आता है। आज बड़ी कंपनी आके बोल दे इंडिया में कि मैं इतना बड़ा डाटा सेंटर लगाऊंगा, हम सब खुश कि गूगल आने वाला है, डेटा सेंटर आने वाला है, कुछ भी। हाँ। तो उस लेकिन समय ये बात आता सही है। कल ही हम मेरे मित्र हैं उनके साथ कल रात ही हमारा इस पर डिस्कशन हो रहा था, और सेम टॉपिक कि भाई हम ये जो फेसबुक, गूगल और इतना जो इनके जो डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, सिंगापुर सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स वहाँ हैं, लेकिन वहाँ कितना लोड वहाँ पर पड़ रहा है और किस तरह की हालत उस देश की है वो देख के, इसीलिए वो शिफ्टिंग जगह जगह डेटा सेंटर्स की शिफ्टिंग हो रही है अलग अलग जगह, क्योंकि एनर्जी उसको
24 आवर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए ऊर्जा लग रही। अब हमने सुना है कि सऊदी में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा तेल बहुत मात्रा में ज़्यादा तादाद में है, तो उसको बनाने में आसानी हो, मतलब उसको ऊर्जा में आसानी होगी। तो ये हमने एक सुना है। तो इसी पर कल हमारी रात में चर्चा हो रही थी कि यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि डेटा के लिए कितनी एनर्जी उसको लग आप रही है। रात में डिस्कस कर रहे थे जी। और आज मैं सब पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मतलब आपका फ्यूचर जो आज था वो कल का कल जो आपने पास में डिस्कस किया फ्यूचर में हो गया आज। तो एक तरह से तो बिल्कुल। मैंने बोला ना 2046 में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट 2023 में आ रहा है। तो आज जो आप डिस्कस कर रहे हो पास्ट में आपने एक तरह से डिस्कस किया है ऑलरेडी। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो कंट्री है इन सब चीज़ों के बारे में शायद कहीं ना कहीं सोचती है कि यार एनर्जी कंजम्पशन के बारे में सोच रही है, पर थोड़ा और इनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। तो क्या इसका ये जो बुक है आपने लिख तो दी, जो लोग सुन रहे हैं हमारे वो, या जो सरकार में अगर कोई जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये सुन रहा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पुस्तक के ज़रिए? तो आपने कह दिया, लेकिन जो पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा में आपने लिखी है जो आंग्ल भाषा है, जो हमारे देश की भाषा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं। तो एक तो या तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए तो हर हाथ तक ये पहुंच जाए, और दूसरा जिनको आंग्ल भाषा समझ में नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए आप क्या इसको एक समराइज़ करके बताना चाहेंगे और उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो यही है कि कोई भी चीज़ जब अनकंट्रोल वे में यूज़ होती है तो वो नुकसानदायक होती है। और किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना ये भी गलत बात है, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर जगह एक रेगुलेशन होना चाहिए, सरकारों का रोल होना चाहिए कि एआई यूज़ की जाए पर कंट्रोल वे में यूज़ किया जाए। और अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूंगा तो मैं खुद भी अगर ये जान जाऊं कि अब मेरे देश में ये सब चीज़ें अगर इतनी बढ़ गई तो उसमें ये नुकसान होगा, तो एक जिम्मेदार इंसान की तरह सरकार को गाली ना दे के खुद अपने आप में देखूं कि मैं 10 की जगह एक ऐप से काम चलाऊं तो मेरा काम अच्छे से हो सकता है। और जो जिस तरह से लोग जॉब से निकाल रहे हैं ये सोच के कि मैं नाम भी देना चाहूँगा आपको, मैं बहुत बुरा लगा था मुझे। एक महीने पहले की बात है, मैं डिस्ट्रिक्ट IAS में गया था, ऐसे बात कर रहा था वहाँ पे। मैं उनसे मिलना चाहता था इसी कंटेस्ट में, क्योंकि उनके 2 पॉडकास्ट में देखे थे। उनने एक जगह ये बोला था चैट GPT के बारे में कि चैट GPT बहुत अच्छी है, उसको यूज़ करना चाहिए। उसमें उन्होंने केस भी बताया था कि चैट GPT से ये बेनिफिट हुआ था एक लेडी को। दूसरी जगह उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने पिछले हफ्ते इतनी सारी बुकें मंगाई हैं जिसको मैं पढ़ने वाला हूँ, फॉरेन राइटर्स की। तो ये कहना क्या चाहते हो आप? एक तरफ AI का यूज़ बोल रहे हो लोगों को करने के लिए, और दूसरी तरफ खुद भी बुक पढ़ रहे हो। तो ये गलत चीज़ है कि हम लोग को थोड़ा एक इस पे रहना चाहिए। तो मेरा उनसे मिलने का एक समय था कि यार सर क्या पता मेरे को टाइम मिले मैं उनसे मिलूं, ये डिस्कस करूं कि सर मैंने कुछ ऐसा लिखा है, मेरे विज़न है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं इतनी दूर कन्वर्सेशन कर पाया एक ऐसे बंदे से, ठीक है उसके ऊपर थी इसलिए उसने कर ली, पर मैं भारत में रह के भारत में उस बंदे से नहीं मिल पाया कि इनको बता सकूँ सर मैंने एक बुक लिखी है, उस बुक के ऊपर ऐसा कुछ लिखा है और आपके 2 विचार हैं कि ये यूज़ करनी चाहिए चैट GPT, और दूसरा विचार है कि मैं बुक पढ़ता हूँ। और उसमें आपने जब चैट GPT का यूज़ करने को बोला तो आपने ये बोला था कि बहुत अच्छी बात है कि मेरे को 4 बुकें समराइज़ होके मिल जाती हैं और मैं उसको पढ़ लूँ तो मेरा अच्छा है, और दूसरी जगह आप खुद बुक मंगा के पढ़ लो। तो सर मेरा तो ये मानना है कि अब बुक मंगा के पढ़ो और लोगों को ही बोलो कि बुक से पढ़ें, क्योंकि अगर AI सब कुछ करने लगी तो कोचिंग क्लासेस ही बंद हो जाएंगी, बिल्कुल टीचर्स ही नहीं बचेंगे। नहीं, AI का दूसरा नुकसान ये भी है कि वो आपके दिमाग को भी ख़त्म कर देगा, स्किल ख़त्म कर देगा, आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपके पास राइटिंग स्किल है और राइटिंग स्किल आपके दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर आपको AI बहुत आसानी से दे रहा है तो आप सोचने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आप एक लाइन में सोचेंगे और एक लाइन में सोच के उसको आप देंगे, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट बना के दे रहा है, तो आप इतना क्यों सोचेंगे? तो आप अपने दिमाग को भी कुंद कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आशीष जी, ये सब इसको रिलेट करेंगे कि हम जिस पीढ़ी के हैं, हमारी पीढ़ी में फ़ोन तब नहीं हुआ करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, और उस लैंडलाइन फ़ोन में हमें जब किसी को फ़ोन पर बात करनी होती थी तो लैंडलाइन फ़ोन पर ही हम कॉल करते थे, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, ताऊ जिसके भी यहाँ, दोस्त के यहाँ।
तो उन सबके नंबर वहाँ डायरी में लिखे होते थे, लेकिन हम डायरी खोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। हम बस एक नाम याद करते थे और उसका नंबर एसटीडी शहर के कोड के साथ हमें याद होता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कई लोगों को आप उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे तो अपना भी मोबाइल नंबर उनको याद नहीं, कहते कि 1 मिनट में ज़रा देख लेता हूँ। तो हमारी बुद्धि को हमने कितना क्षीण कर लिया है, कितना हमने कम कर लिया है, इसी वजह से, क्योंकि मोबाइल आ गया, मोबाइल में चीज़ सेव है तो हम तुरंत नाम डालते हैं और डायल कर देते हैं। हमें अब नंबर दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में है। तो हमारी चीज़ें दिमाग से मोबाइल में आ गई है और अब मोबाइल से वो एआई में चली जाएगी, तो फिर हमारे पास बचा क्या हमारा अपना। और ये बताया भी जा रहा है जी, ये एलोन मस्क जैसे लोग जो इतने वो हैं और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, हाँ, ऐसा हो रहा है, हाँ, और वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। हाँ, एलोन मस्क ने तो कितनी बार एआई के लिए बोला ये गलत है, फिर लोग आप पूछते कि ये तो यार आप एआई को गलत बोल रहे हो, आप खुद ही एआई यूज़ कर रहे हो। यस कर। तो कहते हैं ना कि वो अधर्म के युद्ध को ख़त्म करने के लिए अधर्मी बनना पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर एआई से जीतना है तो कुछ तो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी लानी पड़ेगी जो अच्छे के लिए काम करे। तो बताया जा रहा है और उसके ऊपर उपाय भी निकाले जा रहे हैं, तो उपाय निकालने वाला भी इंसान एलोन मस्क है। तो इसीलिए एलन मस्क को आपने गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है। अगर ये आपकी किताब उन्होंने पढ़ी फिर पूरी हाँ, आपकी? क्योंकि इससे मेरे को फील हुआ, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ बड़ी बारीकी से जो मैं नोट किया उन्हें बारीकी से पढ़ी, एक एक शब्दों को। और उस पर आपसे फिर डिस्कशन किया हाँ, है। इसमें इवन है ना एक नाम था वो NL बीच में चेंज हो गया था, वो भी नोट किया गया है। अच्छा, और उन्होंने बताया जो कि मैंने भी नोट नहीं किया था एक समय कि ये ऐसा है। हाँ, क्योंकि मतलब वो जो मिस्टेक थी वो छोटी। क्योंकि वो पेशेंट भी जो रियल नाम यूज़ हुआ है इसका, तो एक जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। तो वो भी बात की है, तो हो सकता है कि फ्यूचर जो हम लोग सोच रहे हो कि एआई को कंट्रोल किया जाएगा, तो हो सकता हो जाए। तो आप इसीलिए इनको गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी कह रहे हैं, क्योंकि ये उस चीज़ में लगे हुए हैं और ह्यूमैनिटी को बचाने की एक काम कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न आशीष जी, क्योंकि बातचीत बहुत हो गई है, लगभग 1 घंटे के आसपास की हमारी बातचीत होने को है समाप्त। इस बुक को हम भी कहेंगे दर्शकों से, जो पढ़ना चाहे इसको ज़रूर पढ़ें। अमेज़ोन पे शायद आपकी उपलब्ध मिलेगी ये बुक, और इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो दोस्त नहीं, वो दैत्य है जो आपको ख़त्म करने के लिए संसार में उसने जन्म लिया है। वो कहा जाता है कि भाई हर युग में एक राक्षस आया। भाई द्वापर युग में कंस था, त्रेता में रावण था, तो कलयुग का अगर कोई राक्षस है, दैत्य है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस मानवता को, इस धरती को और हमारी दुनिया को ख़त्म करने आया है। अब इस एआई रूपी दैत्य को वध करने के लिए वो राम रूपी देवता कौन आएंगे, ये देखना होगा। क्या जैसे जो एक जिक्र मिलता है हमारे पुराणों में कि कली में कल्कि का अवतार होगा, तो वो कल्कि के अवतार कौन होंगे जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले राक्षस का वध करेंगे, ये देखने की बात होगी। कुछ अंत में आप कहना चाहेंगे सम करते हुए? मेरा कहना यही है कि मैं एलोन मस्क को गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम दर्जा दे रहा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं इसको अपने भगवानों से लिंक कर रहा हूँ। बस इतना ही है कि उनकी सोच ऐसी है कि ह्यूमंस के लिए जीना है, मुझे उनको बचाना है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस बहुत अच्छी बात है। उनके लिए ना मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, एलोन मस्क डोंट वांट टू अर्न बिलियंस, ही जस्ट वांट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। तो जो इंसान अगर ऐसी सोच रखता है तो गॉड का नाम देना उसको, मैं सोचता हूँ सही है। चलिए, तो ये पूरी हमारी संवाद यात्रा जो है, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आशीष जी आपका, आप मुंबई से आए और आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया। दर्शकों को उम्मीद करते हैं ये बहुत डीप कन्वर्सेशन है, बहुत गहरी बातचीत है, और समझ पाएँ आप इसको, और समझ के इसके ख़तरों को आप भांप पाए, ये इसकी हम उम्मीद करते हैं। जो प्रतिक्रिया हो इस बातचीत पर आपकी, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे 10 लोगों को आप ज़रूर शेयर करें,
ताकि ये जो आने वाले वक्त का जो ख़तरा है, इस ख़तरे से वो भी रूबरू हो सके और जिस एआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है उस पर थोड़ा अंकुश लग सके, ताकि मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आपका भी थोड़ा बहुत उसमें योगदान हो। तो ये बस एक गुजारिश आपसे, और कुछ आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर लिखे द SR शो में, और किसी को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इतनी देर तक आप पॉडकास्ट में बने रहे, पॉडकास्ट आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।